बताइए। बिहेवियर ऑफ फ्लूइड। तो बिहेवियर ऑफ फ्लूइड में आता है, फ्लूइड का पहला बिहेवियर है सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन। इसके बाद आएगा कैपिलरिटी। इसके बाद क्या आएगा? कैपिलरिटी। एंड नेक्स्ट आएगा कंप्रेसिबिलिटी। नेक्स्ट क्या आएगा? कंप्रेसिबिलिटी। तो ये आज, इसके बाद आता है विस्कोसिटी। विस्कोसिटी। तो ये आपका 4 टाइप का बिहेवियर है। क्लियर है? अब हमको क्या करना है कि इस 4 टाइप के बिहेवियर को स्टडी करना है बारी बारी से। तो सरफेस टेंशन क्या है? बताइए। सरफेस टेंशन क्या है? कोई है क्लास में या हम ऐसे ही बकबक कर रहे हैं? तो जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? हमको तो जवाब चाहिए ना, तभी तो ऐसा लगा कि हम पढ़ा रहे हैं। तो लिखिए सरफेस टेंशन के बारे में। सबसे पहले हम फर्स्ट पॉइंट को देखेंगे, सरफेस टेंशन। तो इसका डिफिनीशन लिखेंगे, द प्रॉपर्टी ऑफ द लिक्विड, द प्रॉपर्टी ऑफ द लिक्विड which enables which enables which enables it to resist tensile stress is called surface tension. इसमें आगे लिखेंगे, इट इज द फोर्स। हाँ बोलो। स्ट्रेस इज कॉल्ड सरफेस टेंशन। It is the force required to maintain unit weight of the liquid film
in equilibrium, in equilibrium, and expressed in Newton per meter, Newton per meter। अब हम इसको देखेंगे कुछ डायग्राम से। मेरे पास दो टाइप का लिक्विड है, एक में है आपका वाटर, क्लियर है, और एक में आपका है मरकरी। इसमें आपको क्या है, वाटर है, और इसमें आपको क्या है, मरकरी है। वाटर और एयर के बीच में जब सरफेस टेंशन होता है तो वो सैगिंग होता है। क्या होता है, सैगिंग। और मरकरी के लिए, मरकरी और एयर के बीच में जब होगा तो वो होगा हैगिंग। ठीक है। अब जैसे अब इस चीज को आप लोगों को एक्सपेरिमेंटली देख सकते हैं कि एक बोतल लीजिए, क्लियर है, एक बोतल में वाटर को फिल कर लीजिए, हाफ फिल करिएगा, कंप्लीटली नहीं, हाफ फिल करिएगा। और बाहर से जब आप बोतल को देखेंगे तो वाटर का सरफेस, जो अपर सरफेस होगा, वो फिल्म जो होगा वो इस तरीके से ही दिखता है। कभी आप गौर किए हैं? वो आपको कांच के ग्लास में आपको इस तरीके से दिखता है, क्लियर है। अब रही मरकरी, तो मरकरी आप लोग देखे होंगे, अब कहाँ देखे ये जरा बताइए आप लोग कि मरकरी कहाँ देखे हैं, कहाँ देखे हैं मरकरी? थर्मामीटर में, थर्मामीटर में आप लोग देखे हैं मरकरी। तो जब आप थर्मामीटर को जब आप यूज करते हैं और जब वो गर्म होता है तो वो मरकरी क्या होता है, धीरे धीरे आपको ऊपर की ओर राइज करता है ना। तो जब वो राइज करता है तो आप देखते होंगे उसमें जो सरफेस टेंशन होगा वो इस तरीके से हगिंग बेस में होगा, आपको इससे में दिखेगा, दिखता है या नहीं दिखता है? तो वाटर का आपका सरफेस टेंशन सैगिंग होगा और मरकरी का आपका हगिंग होगा। यहाँ पे आप लिख सकते हैं सरफेस टेंशन बिटवीन एयर एंड वाटर। और इस फिगर के लिए क्या लिखेंगे, सरफेस टेंशन बिटवीन एयर एंड मरकरी, क्लियर है। इसका यूनिट किसमें हम देखते हैं, न्यूटन पर मीटर। और इसका क्या है कि प्रॉपर्टी ऑफ द लिक्विड विच इनेबल्स इट टू रेसिस्ट टेंसाइल स्ट्रेस इज सरफेस टेंशन। तो किसी भी लिक्विड में जो टेंसाइल जो स्ट्रेस होता है, जो फोर्स लगता है, उसी फोर्स को हम सरफेस टेंशन बोलते हैं। तो किसी लिक्विड में फोर्स लगता है, ये नहीं कि किसी आपको कोई ऑब्जेक्ट पे या ग्लास पे या फिर कोई पॉट पे फोर्स रहता है। इसके अंदर जो लिक्विड के अंदर जो टेंसाइल स्ट्रेस जो आता है ना, उस कारण से जो लिक्विड में जो टेंशन होता है, उस टेंशन को हम क्या बोलते हैं, सरफेस टेंशन बोलते हैं। फिर यहाँ पे इट इज द फोर्स, हाँ, रेसिस्ट का मतलब होता है कि जब आपका कोई जो लिक्विड या गैस जिसके अंदर जो बॉन्ड बना हुआ होता है, तो वो बॉन्ड एक दूसरे को रेसिस्ट करता है, यानी कि उसके अंदर जो रेसिस्ट और यानी कि उसके अंदर फोर्स लगता है। लिक्विड के अंदर जो बॉन्ड होता है
उसके वो एक दूसरे में फोर्स लगाता है और वो रेसिस्ट करता है। तो जब वो रेसिस्ट करता है तो वो क्या होगा कि उससे लिक्विड के सरफेस के अंदर जो रेसिस्ट होगा, यानी कि जो अपने आप में एक ताकत लगाएगा या फोर्स लगाएगा, उसी को बोल रहे हैं रेसिस्ट। जैसे कि आपको एक चीज, स्प्रिंग स्प्रिंग आप लोग अपने आप को उसको खींचते हैं, स्प्रिंग को आप खींचते हैं, तो वो तो आप अलग से एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं, बट वो स्प्रिंग भी अपने अंदर से इंटरनल फोर्स लगा रहा है या नहीं लगा रहा है? वो अपने आप को रेसिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है? तो वही चीज है लिक्विड में भी। क्लियर है? तो ये आपका सरफेस टेंशन हो गया। अब नेक्स्ट आता है आपका कैपिलरिटी। नेक्स्ट आपका क्या है? कैपिलरिटी। तो ये बताइए, ये फ्लूइड का बिहेवियर हुआ या नहीं हुआ? ये किसमें किसका है? ये फ्लूइड का ही ना सरफेस टेंशन हो रहा है, फ्लूइड ही अपना हरकत दिखा रहा है ना, तो उसका बिहेवियर वही पता कर रहा है। अब आता है कैपिलरिटी। तो कैपिलरिटी में भी सेम चीज है, जैसे कि आप इससे पहले जो आप देखे कि जो सरफेस टेंशन है और कैपिलरिटी में थोड़ा सा सिमिलरिटी है। सरफेस टेंशन में हो गया कि आपको फोर्स लगा, यानी कि लिक्विड में एक दूसरे के अंदर क्या हुआ, फोर्स लग रहा था, है ना? और सरफेस टेंशन और कैपिलरिटी में क्या होता है कि उसका मोड, कि वाटर या फिर मरकरी को जब हम किसी बर्तन में रखते हैं तो वो आपको कैसा दिखता है, उसका जो अपर लेयर होता है वो कैसा दिखेगा। तो सेम चीज है, आप जब वाटर को किसी पॉट में रखेंगे, ग्लास पॉट में, तो उसको आप देखेंगे तो वो इस तरीके से दिखेगा, सैगिंग में, उसका मोड। और जब वही मरकरी को आप किसी पॉट में रखेंगे, ग्लास पॉट में, तो वो हगिंग में दिखेगा, हॉगिंग। तो इसको आप लिख सकते हैं, इट इज डिफाइंड एज द, इट इज it is defined as the, it is defined as the phenomena, the phenomena, the phenomenon of rise or fall, of rise or fall, rise or fall of a liquid surface, of a liquid surface in a small tube, in a small tube, relative, relative to the, relative to the adjacent general, general level of liquid, general level of liquid when the tube is held vertical, when the tube is, when the tube is held vertically, held vertically in the liquid, in the liquid.
तो क्या हो गया कैपिलरिटी में? इट इज डिफाइंड एज द फेनोमेनन ऑफ राइज और फॉल ऑफ अ लिक्विड सरफेस in a small tube relative to the adjacent general level of liquid when the tube is held vertical in the liquid. कभी आप ऐसा एज्यूम किए हैं या ऐसा कभी देखे हैं करते हुए कहीं भी? कि आपको कोई एक बड़ा सा पॉट ले लिया गया और इसमें वाटर को फिल कर दिया गया है ना, और इसमें एक पतला सा ट्यूब को वर्टिकली स्टैंड कर दिया गया डुबाकर। तो जब ये डुबाकर जब स्टैंड किया गया तो ये लिक्विड क्या होगा, इसमें चला जाएगा, जाएगा ना। तो ये जब लिक्विड जाएगा तो जो आपका पॉट का सरफेस, पॉट का भी सरफेस इस तरीके से दिखेगा, है ना, और वाटर का जो जो ट्यूब के अंदर जाएगा वो भी सरफेस आपको इस तरीके से दिखेगा। तो ये हाइट और ये हाइट, यही आपका एच है, ये आपका कोई लिक्विड है और इसमें बोला गया जो थीटा है वो 90 डिग्री से कम है, और एक है आपका इस तरीके से, इसमें आपको क्या है, मरकरी है, इसमें भी आपको क्या किया गया, ट्यूब को अंदर डाल दिया गया और मरकरी को इस तरीके से हॉगिंग दिखता है और इसका लिक्विड सरफेस इस तरीके से दिखेगा, और इसका क्या है आपका थीटा 90 डिग्री से ज्यादा है। क्लियर है? अब है यहाँ पे दो कंडीशन बनता है, तो दो कंडीशन के लिए हम लिखेंगे कि हम यहाँ पे क्या लिखे थे अभी डेफिनेशन में, राइज और फॉल ऑफ अ लिक्विड, है ना। तो कैपिलरिटी में क्या बोला गया कि राइज एंड फॉल, राइज और फॉल ऑफ लिक्विड सरफेस इन अ स्मॉल ट्यूब, कोई स्मॉल ट्यूब में को रिलेटिव में हम राइज एंड फॉल हम दोनों देखते हैं। तो अब हम इसमें क्या करते हैं कि अगर राइज है तो क्या होगा और फॉल है तो क्या होगा। जब हम दोनों कंडीशन के लिखेंगे तो पहला कंडीशन हम यहाँ पे लिखेंगे, द राइज ऑफ लिक्विड, the rise of liquid surface is known as, surface is known as capillarity rise, capillary rise, capillary rise, capillary rise। और सेकंड आपका है कि द फॉल ऑफ द लिक्विड, द फॉल ऑफ लिक्विड surface is known as, is known as capillary depression, capillary depression। कैपिलरी डिप्रेशन। तो यहाँ पे आपको कैपिलरी राइज और कैपिलरी फॉल यानी कि कैपिलरी डिप्रेशन के बारे में आपको जानना है कि आपको वाटर, जब आप वाटर में कोई ट्यूब नली को इंसर्ट करते हैं तब क्या होता है कि उसका वाटर का सरफेस जो लेवल होता है वो राइज कर जाता है और उसका
आपका सैगिंग बेस में दिखता है। और वही जब मरकरी को जब हम जब मरकरी में हम ट्यूब को इंसर्ट करते हैं तो वो क्या हो जाता है, फॉल हो जाता है। यानी कि जो पॉट में जो मरकरी का सरफेस होगा वो ट्यूब का मरकरी सरफेस कम हो जाएगा, और जब वाटर होगा पॉट में तो पॉट के रिस्पेक्ट में ट्यूब का वाटर सरफेस राइज हो जाएगा। तो ये आपका कैपिलरी राइज हो गया और कैपिलरी डिप्रेशन हो गया, जो कि आपको यहाँ डायग्राम से बताया गया है कि राइज और फॉल का। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कैपिलरी राइज, एंड यहां पे लिख देंगे क्या, कैपिलरी फॉल डिप्रेशन। क्लियर है? एग्जाम्पल में वाटर हो गया, मरकरी हो गया, या और भी आपको ले सकते हैं, और भी तरह का आपका जो लिक्विड है जैसे केरोसिन हो गया या फिर गियर ऑयल हो गया। इस तरीके से जितने भी टाइप का जो लिक्विड है, फ्लूइड है, वो सारे में आपको राइज एंड फॉल आपको दिख सकता है। समझे? अब है कि इसको एक्सप्रेस्ड, तो यहां पे हम लिखेंगे इट इज एक्सप्रेस्ड इन, इट इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ, इन टर्म्स ऑफ सेंटीमीटर और mm ऑफ लिक्विड, ऑफ लिक्विड। अब क्या, क्यों हम यहाँ सेंटीमीटर और mm में दिखा रहे हैं? तो हम इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि ये जो आपका है हाइट दिखाता है ना, राइज एंड फॉल के लिए क्या दिखा रहा है, हाइट दिखा रहा है। तो इसीलिए यहाँ पे सेंटीमीटर और mm में हम इसको एक्सप्रेस्ड करते हैं। यहाँ पे आप लिक्विड में हम वाटर भी लिख सकते हैं, और यहाँ पे ये लिक्विड में क्या हो गया, मरकरी। क्लियर है? एग्जाम्पल समझ में आ गया? अब हम आते हैं कंप्रेसिबिलिटी। थर्ड आपका क्या है, थर्ड आपका है कंप्रेसिबिलिटी। तो थर्ड पॉइंट हम लोग लिखते हैं कंप्रेसिबिलिटी। तो कंप्रेसिबिलिटी के लिए सिंपल एक एग्जांपल आपको पहले बता देते हैं। कोई डीजल मोटर या फिर कैरोसिन जो मोटर होता है, मतलब कि जो आप जो पहले देखते थे मोटर जिसमें पिस्टन, जैसे कि आप बाइक को ही समझ लीजिए, बाइक को, या फिर कोई आपका जो पानी खींचने वाला जो आपका जो मोटर आता है, जो आपको डीजल से या केरोसिन से चलता है, जो मोटर का जो सम होता है उसमें पिस्टन लगा हुआ होता है, लगा हुआ होता है। तो वो पिस्टन लगा हुआ होता है और उसके अंदर लिक्विड डाला हुआ होता है ना? आपको इस तरीके से दिखता होगा। ये कोई एक सिलेंडर रहता है, इस सिलेंडर के अंदर कुछ लिक्विड इस तरीके से फिल किया रहता है ना? फिर यहाँ पे आपको इस तरीके से एक जैक लगा हुआ होता है, और इसके ऊपर इस तरीके से एक पिस्टन बना हुआ होता है ना? और इस पे प्रेशर लगाया जाता है, यानी कि फोर्स लगाया जाता है। इसको हम नाम क्या बोलते हैं, पिस्टन, है ना? और ये रहता आपका सिलेंडर रहता है, इसका भी यानी कि वॉल्यूम। क्लियर है? ये आपका हो गया यहाँ पे डेल भी, चेंज ऑफ वॉल्यूम हो जाता है। तो अब जैसे देखिए कि ये वॉल्यूम दिखा, यानी कि इसमें जो लिक्विड है
दिया हुआ, तो वो उतना वॉल्यूम है। बट जब पिस्टन को जब प्रेस किया जाता है, जब पिस्टन इस पे जब प्रेशर लगाता है, फोर्स लगाता है, तो वॉल्यूम क्या हो जा रहा है, चेंज हो जा रहा है। किसका वॉल्यूम चेंज हो रहा है, आपका लिक्विड का वॉल्यूम या फिर उस सिलेंडर का वॉल्यूम में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो उस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं, कंप्रेसिबिलिटी बोलते हैं। तो लिखिए इसमें डिफिनीशन इसका, ऑल फ्लूइड्स, all fluids are compressible to a certain, or fluids are compressible to a certain extent full stop, all fluids are compressible to a सर्टेन एक्सटेंट। जब इस पे कंप्रेस किया जाता है तो वो सर्टेनली आपका क्या होता है, एक्सटेंड करता है या फैल जाता है या वॉल्यूम उसका राइज कर जाता है। तब अब इसमें क्या है कि गैसेज और गैसेज आर गैसेज आर more compressible than liquids। अच्छा ये बताइए, तो ये जो सेंटेंस लिखा गया, गैसेज आर मोर कंप्रेसिबल देन लिक्विड्स, ये सही है या गलत है, कोई डिफाइन कर सकते हैं। किन्हीं को नहीं पता। आप लोग गैस यूज करते हैं खाना बनाने के लिए, करते हैं ना, या फिर आज के टाइम में आपको बहुत सारा सीएनजी मोटर कार वगैरह निकल गया है, तो सीएनजी का पूरा नाम क्या होता है, बताइएगा कोई। कंप्रेसिव नेचुरल गैस, यही बोले ना। तो क्या ये आपका कंप्रेस किया हुआ रहता है किसी भी सिलेंडर में, उस एयर को या उस गैस को क्या किया हुआ रहता है, कंप्रेस किया हुआ रहता है। क्लियर है, समझ लीजिए इसी तरीके से। तो इसमें आपको कोई मान ले कि इसी सिलेंडर में आपको गैस डाला हुआ है, गैस है कंप्रेस करके लगाया हुआ है, और यहाँ पे एक पिस्टन, जो कि आपका जो देखते हैं सिलेंडर के ऊपर जो पूरा बड़ा सा नॉब लगा हुआ होता है, और उस नॉब के अंदर एक छोटा सा इस तरीके से रहता है, वाल्व रहता है ना। उस वाल्व को आप क्या करते हैं, कंप्रेस करते हैं, अंदर की ओर दबाते हैं, प्रेस करते हैं। जैसे यहाँ पे ये जो पिस्टन है, तो उसको क्या करते हैं, प्रेस कर रहे हैं अंदर क्यों। तो जब आप प्रेस करते हैं, तो अगर मान ली कि ये गैस है, तो जब प्रेस करेंगे तो ये गैस क्या होगा, लीक करेगा बाहर क्यों। उसी तरीके से लिक्विड में भी होता है। तो आपका क्या होता है कि लिक्विड के रेस्पेक्ट में गैसेस क्या होता है, ज्यादा कंप्रेसिबल होता है। तो ये सेंटेंस आपका क्या है, ट्रू है ना। अगर आप एक एक सिलेंडर में लिक्विड डाल दें और एक सिलेंडर में गैस को डाल दीजिए, तो अगर आपको एक सिलेंडर में लिक्विड को 5 लीटर डाल दें और गैस को 5 लीटर डालें, तो कौन ज्यादा कंप्रेसिव, इस पे वॉल्व, इससे 5 लीटर जो लिक्विड है उस पे वॉल्व को दबाएं और इस पे वॉल्व को दबाएं, तो कौन ज्यादा प्रेशर से निकलेगा, लिक्विड या गैस। तो वो ज्यादा कंप्रेसिबल होता है। क्लियर है। अब आगे इसमें हम लिखते हैं, लिक्विड्स लिक्विड्स आर क्लासिफाइड एज इनकंप्रेसिबल। अब हम यहां पे लिखेंगे लिक्विड्स आर क्लासिफाइड
as incompressible, incompressible, because change in density, change in density with pressure is very small. अभी जो हम बताए थे कि जब आप लिक्विड पे प्रेशर देते हैं तो वो बहुत ही कम चेंज होता है, लेकिन अगर वही प्रेशर को गैस पे दिया जाए तो क्या होता है, चेंज कर जाता है। बोले ना, generally water is considered as incompressible, as incompressible। क्लियर हो गया? ये समझ में आया? अब आते हैं, इसी में एक पार्ट आता है बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो पहले हम इसको क्या करेंगे कि कंप्रेसिबिलिटी को थोड़ा सा डिफाइन करेंगे, तो अपने आप हम कहाँ पहुंच जाएंगे, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पे। तो जब हम ये आपका पिस्टन और सिलेंडर और लिक्विड के बीच जो हम रिलेशन बताए, अब उसके लिए हम एक ग्राफ देखते हैं जिसमें स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम होता है, यही होता है ना। और प्रेशर के लिए आपको क्या बोला जाता है, पी बाई ए, फोर्स बाई एरिया, यही होता है। जब आप प्रेशर लगाते हैं तो स्ट्रेन यानी कि चेंज ऑफ वॉल्यूम डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम, ये आपका आता है। क्लियर है? अब हम यहाँ पे ये इस तरीके से एक आता है जिसमें आपको कुछ जो है कांस्टेंट में दिखाता है, जो इलास्टिसिटी मोड में आता है, इसके बारे में हम डिफाइंड करें। अब हम यहाँ पे लिखते हैं आगे, कंसीडर ए पिस्टन एंड सिलेंडर। अब पूरा इसका सेटअप पहले लिखेंगे ना, तो कंसीडर ए पिस्टन एंड सिलेंडर अरेंजमेंट एज सोन इन फिगर। फिगर में आपको दिख रहा होगा। फिर आपका क्या है इसमें, लेट द इनिशियल वॉल्यूम लेट द इनिशियल वॉल्यूम of the initial volume of the fluid be कैपिटल V। इनिशियल वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड कितना हो गया, कैपिटल V। if if we apply P, जिसको हम क्या बोलते हैं, फोर्स, ग्रेजुअली। P अप्लाई कैसे हो गया, ग्रेजुअली। there will be there
will be an increase increase in pressure, जिसको हम डिनोट करेंगे स्मॉल p, इक्वल टू क्या हो जाएगा, कैपिटल P डिवाइडेड बाई A, वेयर A इक्वल टू क्या हो गया, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ सिलेंडर एंड स्मॉल p आपका प्रेशर हो गया, ठीक है। फिर है यहाँ पे लेट डेल v इज द change in volume of a fluid, due to pressure, फ्लूइड का जो वॉल्यूम है वो चेंज कैसे हो, किसके कारण होगा, प्रेशर के कारण होगा ना। तब यहां पे अब हम लिखेंगे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इक्वल टू dv डिवाइडेड बाई कैपिटल V। जहां पे आपको बोला गया where dv is the change in volume, if we plot a graph of P by A and dv by V, इस पे हम ग्राफ प्लॉट किए हैं ना इन दोनों के बीच में, for different values of force P and calculate the slope of the curve and calculate the slope of the curve at point under consideration, then K equal to dP डिवाइडेड बाई dV डिवाइडेड बाई V, ये माइनस में
इसको कैपिटल सी से डिनोट किए, इसको 1y(k). यहाँ पे हम लिखेंगे वेयर k इज बल्क मॉडुलस ऑफ डेंसिटी इलास्टिसिटी, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। माइनस इसलिए लगाए हैं क्योंकि कंप्रेसिबिलिटी हमेशा इनवर्स में होता है। यहाँ पे आपका जब प्रेशर चेंज हो रहा है तो वॉल्यूम भी यहाँ क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, ठीक है। तो आपको दोनों एक दूसरे के क्या है, माने कि जैसे जैसे प्रेशर लग रहा है वैसे वैसे वॉल्यूम भी चेंज होता जा रहा है। तो इसीलिए वॉल्यूम को यहाँ पे चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम को हम माइनस में हम लिखते हैं। चूंकि आपका स्ट्रेस ये हो गया, स्ट्रेस इसको बोलते हैं फोर्स बाय द एरिया, है ना, और ये हो गया आपका स्ट्रेन। तो स्ट्रेस के रिस्पेक्ट में स्ट्रेन आपका कम होता जा रहा है ना, इसीलिए, और ये लिक्विड के रिस्पेक्ट में कम रहता है। और कंप्रेसिबिलिटी जो होता है वो हमेशा इसको क्या होता है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का इनवर्स होता है। क्लियर है। तो इसीलिए इसका यूनिट भी जो है आपका क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जा रहा है, यानी कि इसको हो जाएगा मीटर स्क्वायर पर न्यूटन। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आप किसी का जानते होंगे तो बताइएगा। तो अब हम आते हैं यहाँ पे बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब हम इसके बारे में जानेंगे, है ना। तो यहाँ पे हम इसको लिखते हैं क्या, इट इज डिफाइंड, इट इज डिफाइंड as the ratio, defined as the ratio of change in pressure, change in pressure to the corresponding, to the corresponding volumetric strain, volumetric strain। तो क्या हो गया यहाँ पे, K इक्वल टू चेंज इन प्रेशर dP डिवाइडेड बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को क्या बोलते हैं, dV डिवाइडेड बाय V माइनस में, है ना। इसको लिख सकते हैं इस तरीके से, चेंज इन प्रेशर डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। क्लियर है। अब यहां पे लिख सकते हैं कि द निगेटिव साइन indicates decrease in वॉल्यूम। क्लियर है। क्या हो गया, जब आप प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो वॉल्यूम तो आपका डिक्रीज करेगा ना। मान लिया कि गैस है, कोई सिलेंडर में गैस है, और इस पे जब आप प्रेशर लगा रहे हैं तो पहला की प्रेशर लगाए तो चेंज इन प्रेशर हो जाएगा, ठीक है। इसमें जो गैस है वो तो लीकेज कर जाएगा, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, चेंज भी कर रहा है, प्लस क्या हो रहा है, ऑल्सो डिक्रीज कर रहा है। जो कि हम पहले भी बता चुके हैं कि निगेटिव क्यों हम कर रहे हैं, जब हम प्रेशर लगा रहे हैं तो वॉल्यूम आपका चेंज होता जा रहा है, जैसे जैसे चेंज हो रहा है वैसे वैसे क्या हो रहा है, वो डिक्रीज करता जा रहा है ना।
फिर आपका अब यहाँ पे क्या है, यूनिट इसके लिए 10 बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, जिसको हम डिनोट किससे करते हैं, के से, इज ए मेजर ऑफ कंप्रेसिबिलिटी, इज अ मेजर ऑफ compressibility of the fluid, then the unit of bulk modulus of elasticity capital K is न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्लियर है, बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो ये आपका बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी हो गई, कंप्रेसिबिलिटी भी हो गई, दोनों के बीच का रिलेशन भी आपको पता लग गया। यहाँ पे आपको कंप्रेसिबिलिटी इक्वल टू क्या हो गया, 1/k, है ना। और बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का फॉर्मूला भी आपको निकल गया कि चेंज इन प्रेशर डिवाइडेड बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। निगेटिव साइन क्यों होता है, क्योंकि वॉल्यूम आपका क्या होता है, प्रेशर इंक्रीज करता जाता है, वॉल्यूम आपका क्या होता है, डिक्रीज करता जा रहा है। क्लियर है। आज के लिए इतना ही।